हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लर्निंग। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, मोटिवेशन, जिसका नाम है यानी अभिप्रेरणा, या हम उसे प्रेरणा भी कहते हैं। इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते हैं कि मुझे ये चीज़ मोटिवेट करती है, मेरा मोटिव ये है किसी चीज़ को प्राप्त करना, या कोई और किसी भी तरह का मोटिवेशन। मनोविज्ञान में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई व्यवहार करता है, क्यों करता है? किसान है, वो खेती क्यों करता है? चिड़िया घोंसला बनाती है, वो क्यों बनाती है? हम डेली कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? कोई व्यक्ति अपने काम पे जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? इसके पीछे ऐसी कौन सी पावर है जो कि व्यक्ति को वो काम करने को प्रेरित करती है? व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन सी छुपी हुई शक्ति है जो व्यक्ति को कोई भी व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है? क्योंकि प्राणी का व्यवहार जो है वो गत्यात्मक होता है। प्राणी से संबंध हम यहाँ पे जो है पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य, कोई भी हो सकता है, क्योंकि व्यवहार जो है वो गत्यात्मक होता है और हमारे जीवन की बहुत सारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए हम हर वक्त प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन हर व्यक्ति का, हर प्राणी का प्रयत्न करने का तरीका अलग हो सकता है, होता ही है अलग अलग, क्योंकि कोई भी समान नहीं है। हर व्यक्ति के जो व्यवहार कर रहा है उसके पीछे की जो शक्ति है वो व्यक्ति को या प्राणी को चलायमान रखती है, और वो शक्ति हर व्यक्ति में या हर प्राणी में अलग अलग होती है। और ये जो शक्ति है जो कि प्राणी को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, उद्दोलित करती है, उसको सक्रिय बनाए रखती है, उसी को मनोविज्ञान में हम अभिप्रेरणा या प्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोवियर से हुई, जिसका अर्थ होता है गतिशील या सक्रिय होना। इसके कारण प्राणी का व्यवहार जो है वो एक लक्ष्य उन्मुख हो जाता है, एक दिशा निर्देशित हो जाता है, और व्यक्ति या प्राणी सक्रिय होकर लक्ष्य प्राप्ति जब तक उसको नहीं हो जाती तब तक वो उस व्यवहार को करना जारी जारी रखता है। जैसे हमें भूख लगती है, या चूहे, बिल्ली, किसी को भी भूख लग रही है प्राणी को, तो वो भूख लगने पर भोजन को खोजने लग जाता है, और कब तक खोजता रहता है? जब तक कि उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी कि लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद जो व्यवहार है वो उसका सामान्य हो जाता है, जैसा उस लक्ष्य की प्राप्ति से पहले था। उसको प्राप्त करने की जो उसके प्रयास थे, उन प्रयासों से जो पहले का व्यवहार था, उस व्यवहार के ऊपर वापस वो प्राणी वापस वहीं आ जाता है, और लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात प्राणी में एक संतुष्टि का अनुभव होता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। जैसे बैरन और उनके साथियों ने कहा कि मनोविज्ञान में हम प्रेरणा को एक काल्पनिक आंतरिक क्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं, जो हमें व्यवहार के लिए शक्ति प्रदान करती है और एक विशेष उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाते हैं। वही बात होगी कि हम, हमारे अंदर वो एक शक्ति है जो कि हमें व्यवहार के लिए मिलती है और हमें अपने लक्ष्य तक ले जाती है। गिलफर्ड ने भी यही बात कही कि प्रेरणा एक विशेष मानसिक आंतरिक दशा है जो किसी भी क्रिया को प्रारंभ करने या निरंतर बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। लेकिन प्रेरणा में वो एक शक्ति होती है, वो ताकत होती है कि वो जिस चीज को प्राप्त करने के लिए शुरू होती है, जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक वो उसको बनाए रखती है। अगली परिभाषा हमारी आती है हिलगार्ड। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी अवधारणा है जिसका आशय आवश्यकता की पूर्ति और लक्ष्य प्राप्त करने के व्यवहार के नियंत्रण से है। यानी कि एक ऐसी धारणा जो कि हमारे आवश्यक, हमें हम कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कब होते हैं? जब हमें किसी चीज की कमी होती है, यानी हमें उसकी आवश्यकता होती है। यानी कि वो हमारी आवश्यकता पूर्ति से शुरू और लक्ष्य प्राप्ति करने तक का जो व्यवहार होती है उसको नियंत्रित करती है।
एटकिंसन ने भी परिभाषा दी कि अभिप्रेरणा एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति में कार्य करने की प्रवृत्ति को उद्दोलित करती है, यानी कि व्यक्ति को वो काम करने के लिए प्रेरित या सक्रिय करती है। इसी तरह मन ने परिभाषा दी कि प्रेरित शब्द का अर्थ गतिवान होना है या क्रियान्वित होना है। इस रूप में कोई भी शक्ति जो कि क्रिया को उत्पन्न करती है, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य, प्रेरणा कहलाती है। यहाँ इन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, आंतरिक या बाह्य प्रेरणा। यानी कि आंतरिक तो होती है हमारी, हमें कोई मन से संतुष्टि मिलती है, हमारे कोई चीजें होती है हमारी, भोजन, जैसे हम भूख लगी, हमने भोजन प्राप्त करने के लिए भोजन की खोज की। कुछ हमें और संतुष्टि के लिए हमें सुकून मिलता है कि हमें गरीबों की सेवा करके सुकून मिलता है। जब तक मैं रोज किसी एक की सहायता नहीं कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे सुकून नहीं मिलता। तो ये इस तरह की हमारी आंतरिक और बाह्य प्रेरणाएं होती हैं। जैसे मैं इसलिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक नौकरी तो मिल गई, लेकिन मुझे और बड़ी नौकरी करनी है क्योंकि उसमें अच्छी सैलरी होती है, मेरा स्टेटस अच्छा बढ़ेगा। तो ये अलग तरह की प्रेरणा होती है। हेथरिंगटन तथा पार्के, उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा का आशय उन बाह्य दशाओं या आंतरिक अवस्थाओं से है जो किसी प्राणी को उसके व्यवहार के प्रति व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। आंतरिक दशाओं, मान लीजिए हमें आंतरिक अवस्थाएं, तो जैसे हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उनको बुझाने के लिए हम प्रयास करते हैं। बाह्य दशा में हो सकता है हम बाहर बैठे हैं, वो बारिश आ गई, हमें बारिश से बचना है, भीगने से बचना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्रिया करनी होगी, यानी कि उससे बचना होगा, तो हमें दौड़ करके ऐसी जगह जाना होगा जहां बारिश नहीं आ रही हो। तो ये इस तरह बाह्य दशाएं हमारी होती हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि अभिप्रेरणा का कार्य प्राणी के व्यवहार को एक निश्चित लक्ष्य की तरफ अग्रसर करना है, यानी कि हमारा जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, गोल जो बनाया है, वहां हम अपने व्यवहार को बढ़ाते जाएं, तथा जब तक कि हमारा गोल प्राप्त नहीं हो जाता, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, अपने आप को सक्रिय बनाए रखें। और यह अवस्था कब उत्पन्न होती है? जब प्राणी में किसी आवश्यकता का प्रादुर्भाव या उत्पत्ति होती है, यानी जब हमें कोई चीज की आवश्यकता होती है, तब अभिप्रेरणा शुरू होती है। इसके बाद है क्राइटेरिया, यानी क्या मापदंड है अभिप्रेरणा के, या हम कह सकते हैं कि क्या विशेषताएं हैं अभिप्रेरणा की। सबसे पहला आता है डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार की दशा। अभिप्रेरणा का सबसे पहला काम है कि वो प्राणी के व्यवहार को एक दिशा प्रदान करती है, उसको लक्ष्योन्मुख बनाती है। उसके कारण उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है, उसको पूरा करने के लिए वो अपना ध्यान एकाग्र रखता है और सिर्फ अपने निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होके बढ़ना चाहता। दूसरा है एनर्जाइजेशन, यानी सक्रियकरण। दूसरा कार्य है व्यवहार को लक्ष्य की दिशा में सक्रिय करना, क्योंकि अगर हम एक बार लक्ष्य तो हमने पकड़ लिया, लेकिन अगर हम सक्रिय नहीं रहे तो हम इधर उधर घूम जाएंगे और हम लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे। प्राणी जो है अभिप्रेरकों से ही प्रभावित होकर लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए सक्रिय होता है। जैसे मन ने भी बताया कि कोई भी शक्ति जो क्रिया को उत्पन्न करती है, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, प्रेरणा कहलाती है। इसलिए बहुत सारे अध्ययनों से भी स्पष्ट हुआ कि अभिप्रेरक जो हम व्यवहार करते हैं, मोटिवेटेड बिहेवियर जो हमारा होता है, वो अधिक ऊर्जा, एनर्जी हमें उसमें दिखाई देती है, बहुत ज्यादा हम मोटिवेटेड होते हैं, उद्वेलित होते हैं। अगला आता है सेलेक्टिविटी, यानी चयनात्मकता। जब व्यक्ति का या प्राणी का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो उसका व्यवहार प्रेरित हो जाता है, और व्यक्ति जो है उस चीज को पाने के लिए हर समय जब प्रयत्नशील होता है तो वो अपने वातावरण में क्रिया करता है, और वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं उद्दीपकों को चयनित करता है जो उसके लक्ष्य प्राप्ति के सहायक होते हैं, या उन्हीं को चयनित करता है जो उससे उसके लक्ष्य की ओर पहुंच जाते हैं।
मान लीजिए हमें कहें कि बहुत अच्छा हमारा एक गोल क्या है कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊं या बहुत अच्छी मुझे नौकरी पढ़नी है, तो उसके लिए क्या होगा, मेहनत करनी होगी, अच्छी बुक्स पढ़नी होगी। तो हमारा ध्यान हर समय किस क्या लगेगा, बुक्स के ऊपर जाएगा, यानी सिलेक्टिविटी उसमें हमारी होती है। अगला क्राइटेरिया है इंक्रीजिंग वर्क एफिशिएंसी, यानी हमारी कार्य कुशलता में वृद्धि करना। जब हम किसी भी चीज से मोटिवेटेड होते हैं तो मोटिवेटेड होने से प्राणी में कार्य शक्ति और कुशलता में वृद्धि होती है। व्यक्ति बहुत एनर्जी फील करता है, एनर्जाइज फील करता है, तो वो अपने काम का जो उसकी प्रोफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, वो बड़ी कुशलता के साथ और शीघ्रता से वो मन लगा करके काम करता है। अगला आता है सॉल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी द्वंद्वों का समाधान। अभिप्रेरका को कार्य द्वंद्वों का समाधान करना भी होता है। जैसे हमारे को एक ही समय में एक से ज्यादा लक्ष्य मिल जाएं और हम ये तय नहीं कर पाते कि किस लक्ष्य का चयन करें और किसको हम छोड़ें, तो उस स्थिति में जो है हमारा जो मोटिवेशन होगा वो हमें हमारे लक्ष्य को चयन करने में और अधिक उपयोगी होता है और उसका सॉल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स का हम आसानी से कर पाते हैं। अगली विशेषता है ऑटो करेक्शन इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में स्व संशोधन। अभिप्रेरकों के कारण हमारा जो व्यवहार है वो धीरे धीरे मॉडिफाई होता रहता है, परिमार्जित होता रहता है। जैसे अगर कोई बच्चा बिल्कुल अनाड़ी सा है, ऐसे किसी चीज का ज्ञान नहीं है, और हमने उसे क्लास में हम पहले वो स्कूल भी नहीं जाता था, उसे बोलने की तमीज भी नहीं थी, और हम उसे ला करके स्कूल में बिठा दें और उसे और बच्चों की तरह से सिखाएं कि क्या बिहेवियर है, किस तरह से उसको बात करनी है, किस तरह से सारे मैनर्स अगर हम उसे सिखाएं, तो धीरे धीरे जो है कि तुम्हें ये मोटिवेट किया जाए कि जैसे और बच्चे कर रहे हैं तुम भी इस तरह से करो, तुम भी अच्छे बच्चे बन जाओगे। तो वो धीरे धीरे उसके बिहेवियर में चेंज आने लग जाता है, मॉडिफाई उसका बिहेवियर हो जाता है। इकोनॉमी इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में मितव्यता। अभी प्रेरणा के कारण जो है हमारा व्यवहार चयनात्मक तो होता ही होता है, इसके साथ ही व्यक्ति अनावश्यक क्रियाओं को भी करने से बचता है। वो अपने जो पूर्व अनुभव हैं, जो उसकी आदतें हैं, उनके आधार पर अपना उपयुक्त लक्ष्य का निर्धारण करता है और चुनिंदा क्रियाओं को ही करता है। जो पूर्व में कुछ गलतियां करी होती हैं उसने उनको सुधार लेता है और व्यवहार में उसके मितव्यता आती है। उसके बाद आता है निरंतरता, कंटिन्यूटी। निरंतरता यानी कि जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है, उसके प्रति व्यवहार करना शुरू कर देता है, तो वो लगातार करता चला जाता है, निरंतरता उसके व्यवहार में बनी रहती है, और वो निरंतरता तब तक बनी रहती है जब तक कि उसको उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। अगला क्राइटेरिया है स्ट्रेंथ। अभिप्रेरित व्यवहार जो होता है उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है, और यही प्रबलता जो है इस बात पर निर्भर करती है कि उसने अपने लक्ष्यों को कितने प्रबलता के साथ चुना है। जितने ज्यादा प्रबल लक्ष्य होंगे उसके अभिप्रेरित व्यवहार में भी उतनी ही प्रबलता हमें दिखाई देगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, क्या अभिप्रेरणा का चक्र होता है, और अन्य विशेषताएं सिद्धांत हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।